विश्व का भूगोल यानी हमें भूगोल की बेसिक्स देखनी है, उसकी मीनिंग देखनी है, परिभाषाएँ किसने दी और उनका उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र क्या है, जानेंगे सब कुछ। यहाँ पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्या नेचर है, क्यों आखिर नेचर की प्रकृति है और किन क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो पहले देखते हैं भूगोल का अंग्रेजी पर्याय यानी जो भूगोल है, भूगोल अंग्रेजी पर्याय ज्योग्राफी का वर्ड है और ज्योग्राफी इंग्लिश के 2 वर्ड जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है और यह यूनानी भाषा से लिए गए हैं। यानी ज्योग्राफी जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है, तो ये जो ज्योग्राफी है, ये यूनानी भाषा का शब्द है। अब संभववाद, संभववाद क्या है? जिसे हम पॉसिबिलिज़्म कहते हैं, पॉसिबिलिज़्म। तो यहाँ पर इसे हम संभववाद कहते हैं, इसके प्रणेता ब्लास हैं। हंटिंगटन किस विचारधारा के विद्वान थे? तो ये निश्चयवाद विचारधारा के विचारधारक थे। आपको जियो डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म समझना होगा। मानव मानव एवं उसके पर्यावरण की क्रियाओं को हम किन आधार पर देखते हैं? तो मानव और उसके पर्यावरण की पारस्परिक क्रियाओं के जैविक पक्ष को भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत स्थित अध्ययन किया जाता है? तो ये चिकित्सा भूगोल होती है। किसके द्वारा भौतिक और मानवीय तथ्यों का संश्लेषण कर एक प्रादेशिक विवरण तैयार किया गया? तो ये मैकिंडर के द्वारा तैयार किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। यानी जो प्रादेशिक भूगोल है वो मैकिंडर की स्टडी का क्षेत्र है। अब अगला देखते हैं, यदि इतिहास कब से का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक और तार्किक अध्ययन है? यह कथन किसने कहा? तो ये कार्ल आर्टविन थे जिन्होंने इस बात को कहा। इन्होंने भूगोल को इतिहास से संबंधित कर दिया। द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ये किस विद्वान की रचना है? तो ये रिचर्ड हार्टसोन की रचना है, ये आपको याद रखना है। द चेंजिंग नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये रोजर मिन्शुल के द्वारा लिखी हुई बुक है, इसको आपको याद रखना है। रेप ऑफ द अर्थ, ज्योग्राफी के पोल्यूशन और नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन को लेकर के ये रचना लिखी गई है। ये जीवी जैक्स और डाइट की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पिकार्डी नामक रचना का संबंध किस विद्वान से है? पिकार्डी ये किसने लिखी? तो ये अल्बर्ट डिमांजिया की बुक है, ये आपको याद रखना है। भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, ये एक शोध पत्र था। ये रचना किसकी है? तो ये कुक सैंपल की रचना है और इन्होंने इसकी ज्योग्राफिकल स्टडी एनवायरनमेंट के साइंस में की। एंथ्रो पोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी ये किसने लिखी? तो ये फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखी है। इन्होंने मानव भूगोल यानी मानव जो कि ह्यूमन है और भूगोल जो कि जियोग्राफी है, इन दोनों को एक साथ जोड़ करके ये रचना प्रस्तुत की है। इलियड एंड ओडिसी ग्रंथों में प्राचीन भौगोलिक जानकारियों का समूह है। ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये रचनाएं होमर महोदय की हैं। होमर को इलियड और ओडिसी के महाकाव्य लिखने के लिए जाना जाता है, तो ये महाकाव्य हैं। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो ये ब्लास को कहा जाता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, एक्टिविज्म का सिद्धांत भूगोल से संबंधित है, ये मानव भूगोल से संबंधित है। एक्चुअली इस सिद्धांत को समझने के लिए हमको ये बात समझनी होगी कि मानव भूगोल किस बात को कहता है। तो मानव भूगोल ये कहता है कि सपोज दैट कोई एक एरिया है, जिस एरिया में इंसान रह रहा है, तो उस एरिया में अगर इंसान रहता है तो कैसे इंसान पॉसिबिलिज्म प्रस्तुत करेगा? तो सपोज ये कोई एरिया है जहाँ पर इंसान रहता है, अगर यहाँ पर पूरी तरीके से पहले प्रकृति थी, पूरी तरीके से प्रकृति थी और एक इंसान आता है, तो ये डिटर्मिनिज्म में चलेगा यानी प्रकृति इंसान को कंट्रोल करेगी और लेटर ऑन जब यही इंसान 100 लोग हो जाएँगे, तो ये प्रकृति को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जो पॉसिबिलिज्म के तौर पर जाना जाता है, जिसको संभावनावाद कहते हैं। क्षेत्रीय भूगोल रीजनल ज्योग्राफी के पिता किसे कहा जाता है? तो ये कार्ल रिटर को कहा जाता है। ओएच के स्पेट को भूगोल के अंतर्गत संभाववाद, जिसको 100 पे संभाव पॉसिबिलिज्म कहा जाता है, ये विचारधारा के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये मानव भूगोल के समर्थक हैं। इनके अनुसार भूगोल मानव के इंटरेक्शन का रीजन है। क्योंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, ये जीन बुन्स का कथन है। गणितीय भूगोल का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? ये थेल्स के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। और भूगोल वेदता और भूवैज्ञानिक के रूप में ज्योग्राफिकर एज वेल एज साइंटिस्ट के लेखक एस.डब्ल्यू. वुलरिच हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, एर्डकुंडे, ये वर्ड्स हैं। एर्डकुंडे, ये किस विद्वान की रचना है? तो ये कार्ल रिटर की रचना है। पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर,
पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर्स ऑफ ज्योग्राफी ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये हार्टसोन के द्वारा कहा गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मानव भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला कौन व्यक्ति है? तो ये एच.एस. बैरोज़ हैं। रुको और जाओ, इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज़्म कहते हैं, यानी प्रकृति और इंसान के बीच में कंप्रोमाइज़ कराया जाए, तो ये ग्रिफिथ टेलर की बात है। मानव भूगोल केवल प्राकृतिक वातावरण, मानवीय संबंधों के बीच का ही नहीं, अपितु पृथ्वी तल के क्षेत्रों का भी अध्ययन करता है। ये कथन किसका है? तो ये डी.एच. डेविस का कथन है। ये प्राकृतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं को मानव जीवन में किस तरीके से संबंधित किया जाए, दोनों को मानव जीवन से कैसे जोड़ा जाए, इस बात के बारे में बात कर रहे थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक अध्ययन के अंतर्गत भौगोलिक अध्ययन के विकास का पुनर्जागरण काल कब से माना जाता है? तो जो ज्योग्राफी में है वहाँ पर आपको 1100 से लेके 1400 ईस्वी तक का काल माना जाता है। हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं सब परिवर्तनशील हैं। प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या तो उसका ह्रास हो रहा है। वास्तव में कुछ भी स्थायी नहीं है, क्योंकि भूगोल के भौतिक एवं मानवीय तथ्य निरंतर परिवर्तनशील हैं। इस दृष्टि से अध्ययन करने वाले व्यक्ति जीन वुन्स हैं, जिन्होंने परिवर्तनशील भूगोल की बात करी। इन्होंने कहा भूगोल परिवर्तित होता रहता है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विज्ञान को जाता है? तो यह हिप्पार्कस को जाता है। और कौन सा विद्वान है जो भूगोल का पिता कहा जाता है? तो हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपका। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। आगे देखते हैं। कुछ अर्थों में भूगोलवेत्ता ही सबसे अधिक प्रतिरूपी और पूर्ण भूगोलवेत्ता होता है। ये मैकेंडर का कथन है। भूगोल एक क्षेत्र वर्ण की कोरोलॉजिकल विज्ञान है, जिसका विचार का प्रतिपादन भौगोलिक संप्रदाय द्वारा किया गया। तो ये जर्मन भौगोलिक संप्रदाय द्वारा इस बात को कहा गया। क्रॉसमस, जिसको भूगोल के संबंध में जाना जाता है। भौगोलिक ग्रंथ कितने खंडों में विभाजित है? तो क्रॉसमस 5 खंडों में विभाजित है। कितने खंड हैं इसके? इसके 5 खंड हैं। क्रॉसमस नामक भौगोलिक ग्रंथ के लेखक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्रॉसमस बुक लिखी थी। शुद्ध भूगोल शुद्ध भूगोल जिसको रेन ज्योग्राफी कहते हैं, कि प्रथम विचारक के तौर पर किसे जाना जाता है? तो शुद्ध भूगोल या रेन विचारक के रूप में हम अथोनियस किर्चर को जानते हैं। क्या प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर संभववाद की विचारधारा के समर्थक हैं? नहीं, ये संभववाद नहीं, ये संभावनावाद भी नहीं, ये डिटर्मिनिज्म के विचारक हैं। ग्रिफिथ टेलर ग्रिफिथ टेलर भौगोलिक विचारधाराओं में किससे संभावित हैं? तो ये नव निश्चयवाद की विचारधारा से संबंधित है। नव निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर और कार्ल रिटर दोनों की विचारधारा थी। भूगोल को अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहा गया है। ये किसने कहा है? एलन चर्चिल सैम्पुचल का ये स्टेटमेंट है। किस भूगोलवेत्ता का कथन है कि मानव एक साथकर्ता और निष्क्रिय दोनों भूमिकाओं का निर्वहन करता है? तो पॉल विडाल डी लाब्लॉस का कथन ये है, जो क्षेत्रीय भूगोल के तौर पर जाने जाते हैं। क्षेत्रीय भूगोलवेत्ता जाने जाते हैं ये, और इनको आप स्थानीय भूगोलवेत्ता के तौर पर जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सौरमंडल और हमारी पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम दूरी को किस भौगोलिक के नाम से जाना जाता है? यानी ये हमारा सूरज है, और सूरज के पृथ्वी जो है हमारी, ये है, और ये सूरज के चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी कभी इस जगह भी होगी। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं उपसौर्य। इसको क्या बोलते हैं? उपसौर्य। 5 जो सबसे पास में पृथ्वी होती है इसको कहते हैं उपसौर, और जो सबसे दूर में पृथ्वी का एरिया होगा इसको कहेंगे अपसौर। तो ये उपसौर और अपसौर को आप ध्यान रखेंगे। उपसौर पास का होता है और अपसौर दूर का होता है। चंद्रमा के अंधेरे वाले भाग को जिसके कारण आसानी से देखा जाता है वो क्या कहते हैं? तो उसे हम विस्तारित परावर्तन कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विस्तारित परावर्तन कहते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग का टेम्परेचर लगभग कितना है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का टेम्परेचर जो है वो हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, यानी आपको 40 के बाद 6 जीरो लगाने हैं, और ये फ़ारेनहाइट में है। तो 4 के साथ आपको 70 प्लस डिग्री फ़ारेनहाइट का यूज़ करते हुए इसको रीड करना है। उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी ध्रुव पर उत्तर अयनांत के दिन, उत्तर अयनांत है ये, ध्यान रखिएगा, अवधि कितनी होती है? तो इसकी अवधि 24 घंटे की होती है। यानी जब उत्तर अयनांत होगा, जब उत्तर की तरफ दिन होगा, जहाँ पृथ्वी पूरी तरीके से सूरज के उत्तर की ओर होगी। ये सन है, ये पृथ्वी है, इसका ये नॉर्थ है, तो 24 घंटे का दिन यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य
किस प्राकृतिक घटना का परिणाम माना जाता है? तो ये सूर्य के आभासीय मार्ग से तल की ओर पृथ्वी की दूरी के झुकाव के लिए कहा जाता है और ये देश नॉर्वे है, जहाँ पर ये देखा जा सकता है। दिन-रात कभी छोटे तो कभी बड़े हो जाते हैं, तो इसके कई कारण हैं, किसी भी एक कारण को बताइए। तो इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की अक्ष रेखा का सदा एक ही दिशा में रहना दिन और रात के बड़े होने का कारण है। ग्रीष्म और शरद ऋतु में अवधि में अंतर किस कारण होता है? तो पृथ्वी का अपनी अक्ष पर झुकाव के कारण ऐसा होता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? पृथ्वी की दूरी की कक्षा की ओर झुके होने के कारण है। पृथ्वी की धुरी कक्षा में झुकी है, ये आपको पता है। इस तरीके से पृथ्वी डायगोनल थोड़ा-सा सूरज की ओर झुकी हुई है। मंगल, शनि, बृहस्पति और यूरेनस में से किसे बेमेल माना जाएगा? तो मंगल को बेमेल माना जाएगा, क्योंकि ये अंतर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम सौरमंडल के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी सौरमंडल के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति कोपरनिकस हैं। डॉक्टर एलन सैंडेस, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित किस विचार, तो इन्होंने संकुचन प्रसारण का जो सिद्धांत दिया था कि जो सौरमंडल है उसमें आपस में झुकाव, संकुचन और प्रसरण होता है, इसके कारण ही सौरमंडल की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ध्रुवों की तरफ जाने वाले अक्षांश रेखाओं की प्रकृति के आधार पर होती है, तो यह घटता रहता है। यानी ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाएँ यहाँ पर ये है, अक्षांश रेखाएँ ये होती हैं जो कि ऐसे चलती हैं और ये आप जितना ऊपर जाते जाएँगे उतनी छोटी होती जाएँगी। तो ध्रुवों पर जाकर के ये बिंदु जैसी बचेंगी, इसलिए ये घटती जाती हैं। ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो इसे हम नॉर्वे को कहते हैं। अर्धरात्रि में समय में कितने समय दिखाई देता है? तो 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है। ये बात आपको समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह है जिसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। दो प्रमुख विषुवतों, जिनको वर्नल इक्विनॉक्सेस कहते हैं, के बीच दिनों का अंतर कितना होता है? तो 365 दिनों का होता है, यानी एक ईयर का अंतर दोनों इक्विनॉक्स के बीच में होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे 23 साढ़े 23 अक्ष उत्तरी अक्षांश में पाया जाता है, इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये पृथ्वी की बनावट होती है और इसके ऊपर की ओर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि ये है, और इसके नीचे की ओर अगर देखें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। यहीं पर, इसी पर ये जो उत्तरी अक्षांश है, यही कैप्रिकॉर्न का दक्षिणी अक्षांश हो जाता है। बस इतना अंतर आता है। सामान्य भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाने पर ताप की मात्रा क्या होती जाएगी? ताप की मात्रा कम होती जाएगी, क्योंकि सूरज तिरछा होता जाएगा और वहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट कम हो जाएगा। आगे देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं, तो ये किस उसमें स्थिति को कहा जाता है? तो इसको सिजगी के नाम से जानते हैं। यानी जब तीनों के तीनों, ये सूरज, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा, तीनों एक रेखा में होंगे, तो इसे हम सिजगी कहते हैं। दो देशांतरों के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? तो दो देशांतरों के बीच की दूरी को हम गोरे के नाम से जानते हैं। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल स्पेस ईयर कहा गया है? तो 1992 को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस ईयर कहा गया है। एरियल, आम्ब्रियल, टिटेनिया, ओबेरॉन और मिरांडा, ये अरुण के उपग्रह हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के रंग का लाल होने का रीजन क्या है? तो सौर वर्ण के क्रम में अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग का कम प्रकीर्णन सूर्य को उदय और अस्त के समय लाल रखता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र और विषुवत भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, केंद्र और इक्वेटर या उसके किसी अन्य स्थान को मिलने वाला कोण क्या कहलाएगा? अक्षांश कहलाएगा। इसको जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा केंद्र है। अब इससे हम अगर इस तरीके से एक लाइन खींच देते हैं, ये इक्वेटर हो जाती है, जो कि हमारी वेस्ट टू ईस्ट निकलती है। अब इससे हम किसी भी पॉइंट पर, चाहे हम इधर जाएं, चाहे हम इधर जाएं, चाहे हम इधर जाएं, चाहे हम इधर जाएं, ये जो एंगल बनेगा, ये क्या कहलाएगा? तो जितनी डिग्री पर आपकी सूरज की परिधि को आप काटते हैं, ये आपका अक्षांश होता है, अक्षांश होता है। ये ध्यान रखेंगे। मंगल ग्रह को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसके अतिरिक्त कोई भी अक्षांश पृथ्वी को दो भागों में नहीं बांटता? तो भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश पृथ्वी को दो भागों में नहीं बांटता, क्योंकि पृथ्वी एक गोल उसमें है। भूमध्य रेखा इसको बराबर में बांटती है। इसके बाद के जितने भी अक्षांश होंगे वो छोटे होते जाएंगे, इसलिए ये पृथ्वी को बराबर में नहीं बांटते हैं। केवल एक ही अक्षांश है, वो है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से दूर स्थित अक्षांशों को क्या कहते हैं? इन्हें हम उच्च अक्षांश कहते हैं, और पास वाले अक्षांशों को हम निम्न अक्षांश कहते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू कम होगी। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत एक ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त की थी किसको? सूर्य को। सूर्य को प्राचीन ज्योतिष शास्त्र में एक ग्रह के रूप में मान्यता दी गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा
इक्वेटर से उत्तर और दक्षिण की ओर कोणों दूरी को क्या कहेंगे? तो अक्षांश कहेंगे। अभी हम बात कर चुके हैं, केंद्र से जो भी एंगल बनेगा वो आपका एक एंगल होगा, वो अक्षांश होगा। तो ये चीज़ अक्षांश के तौर पर जानी जाती है। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले बाह्यतम भाग को क्या कहते हैं? इसे हम सूर्य मुकुट कहते हैं। इसे कोरोना कहा जाता है। कोरोना। सूर्यमंडल के समय दिखाई देने वाले बाह्यतम भाग को भौगोलिक भाषा में क्या कहते हैं? इसी पर ये देखिए हम बात कर रहे थे कोरोना, इसे परिमंडल या सूर्य कहते हैं। आईयूए ये जो है 2006 में ग्रहों की नई परिभाषा के अनुसार किस ग्रह का दर्जा समाप्त हुआ है? तो प्लूटो और यम का दर्जा समाप्त हुआ है। इसका कारण क्या था? कारण ये था कि ये दूसरे जो ग्रह हैं, जो चक्कर लगाते हैं वो अपने उसमें लगाते हैं। ये जो यम था ये दूसरे ग्रह की अक्षांश को, दूसरे ग्रह की जो जिसे हम कहते हैं, जिसे ऑर्बिट कहते हैं, परिभ्रमण एरिया कहते हैं, उसको ये क्रॉस कर रहा था, इसके कारण इसको हटाया गया है। आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। प्रकाश वर्ष वो दूरी है जिसमें आकाशीय पिंडों की दूरी नापी जाती है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश किरण की गति कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होती है? तो ये गति हमारी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। विश्व की सबसे शांत रूप में विख्यात 49 डिग्री समानांतर अक्षांश किन दो देशों को अलग करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को कौन सी समानांतर रेखा अलग करती है? तो ये 17 डिग्री अक्षांश है। 38 डिग्री अक्षांश किन देशों को? तो ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करते हैं। सूर्य की ज्वारीय शक्ति चंद्रमा की तुलना में कितने भाग कम होती है? तो चंद्रमा चूंकि बहुत पास है, सूर्य दूर है, 3/4, ये इतने परसेंट कम होती है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ सतहें जिनकी और उनके अल्बिडो का प्रतिशत मात्रा इस प्रकार से है। तो यहाँ पर आप सतह देख लें, चंद्रमा का 7% है, बुध का 6% है, मंगल और शुक्र ग्रह का 76% है और बाह्य ग्रह का 73 से लेकर 94% है। कौन सी तिथियां हैं जिसमें सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो ये 21 मार्च को और 23 सितंबर को पड़ती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। आगे के क्वेश्चन को देखें। एपोजी एपोजी के समय चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है? तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी एपोजी के समय 4,07,000 किलोमीटर की होती है। ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अब सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो यम के हटने के बाद हमारा ये 8 हो गई है। नेरीड नामक उपग्रह किस ग्रह से संबंध रखता है? तो ये वरुण का उपग्रह है। मिरांडा नामक उपग्रह कहाँ का संबंध रखता है? ये यूरेनस का उपग्रह है। टेथिस नामक उपग्रह को कहाँ देखा गया है? तो ये शनि से संबंधित है। कैलिस्टा नामक उपग्रह बृहस्पति का उपग्रह है। ये बात याद रखेंगे। पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा की सतह एवं उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत होती है? तो पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह 59% है। 30 डिग्री अक्षांश से अक्षांश का को लैटिट्यूड कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा। क्योंकि को लैटिट्यूड 90 डिग्री अक्षांश बनेगा, यानी आपको जैसे 40 डिग्री का पूछेंगे तो उसका 50 हो जाएगा, जोड़ करके जिसका आंसर 90 होगा उसी को हम को लैटिट्यूड कहेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि आइडियल कहलाती है, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये 180 डिग्री अक्षांश देशांतर कहलाती है। ये 1884 में डिसाइड की गई है, इसे हम आइडियल कहते हैं। पृथ्वी पर चंद्रमा का सबसे बड़ा क्रेटर कौन सा है? तो इसे क्लेवियस के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तो उस ग्रहण को क्या कहते हैं? तो याद ये रखेंगे, जो चीज नहीं दिखेगी उसके नाम से जाना जाएगा। तो चूंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो कुछ जगहों से सूर्य नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसे हम सूर्य ग्रहण कहेंगे। भूमध्य रेखा के किस प्रकार के वृत्त का उदाहरण माना जाता है? तो भूमध्य रेखा एक बृहत वृत्त है। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। जो भी वृत्त पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगा उसे हम बृहत वृत्त कहेंगे। भूमध्य रेखा भूमध्य सागर के क्षेत्रों का विस्तार कितने अक्षांशों के बीच में पाया जाता है? 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में आता है। सूर्य सौरमंडल में सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे-छोटे ब्रह्मांडीय पिंडों को क्या कहा जाता है? इन्हें एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। एस्टेरॉयड बोलते हैं इनको, ये बात याद रखेंगे। उत्तरी ध्रुवों के शिरोबिंदु जेनिथ में कौन सा तारा स्थिर रहता है? तो ये पोल स्टार ध्रुव तारा रहता है। दक्षिणी ध्रुव के शिरोबिंदु में कौन सा है? तो वहाँ पे लोड स्टार है। ये बात ध्यान रखेंगे। उत्तरी ध्रुव में हमारा जेनिथ है और दक्षिणी ध्रुव में लोड स्टार है। 1984 में सर्वप्रथम विश्व को 15 देशांतरों के अंतर में कितने कटिबंधों में बांटा गया था? तो ये 24 कटिबंधों में बांटा गया था, यानी 24 घंटों में। क्योंकि 15 देशांतर, यहाँ पर ये बात समझिएगा, एक देशांतर जो होता है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है वो 4 मिनट का होता है और 15 मिनट मतलब हमारा 15 देशांतर मतलब 60 मिनट हो गया।
तो जब एक 15 डिग्री का देशांतर हम निकल जाएँगे, तो हमारा 1 घंटे का अंतर आ जाएगा और इस तरीके से 24 घंटे हो जाते हैं। 1984 में ग्रेट ब्रिटेन ग्रीनविच स्थान से गुजरने वाली रेखा को किस देशांतर के नाम से कहा गया? तो इसे 0 डिग्री अक्षांश जीएमटी के नाम से निर्धारित किया गया। इसे जीएमटी दिया गया है और ये 1984 में डिसाइड हुआ है। एक देशांतर से दूसरे देशांतरों के बीच की अवधि कितनी होती है? अभी हमने डिस्कस किया है, ये 4 मिनट होती है। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। क्या सूर्य की उगती हुई वास्तविक स्थिति से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। धरातल पर एक अक्षांश की दूरी कितने बराबर होती है? तो ये सूर्य की परिधि में 111 किलोमीटर 111 किलोमीटर के बराबर होती है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो ये बाह्य अंतरिक्ष के नाम से जाना जाता है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर होता है। याद रखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, ये सबसे लंबी रात होगा उत्तरी गोलार्ध में। ये उत्तरी गोलार्ध में उल्टा होगा, ये याद रखना है आपको। मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश किस जगह से होकर गुजरती है? तो ये मालागासी से, जो मेडागास्कर सी है वहां से गुजरती है। ज्वारीय परिकल्पना किससे संबंधित है? तो जेम्स जीन्स और फेफरीज से संबंधित है। पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला व्यक्ति पाइथागोरस था। ये बात आपको समझनी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महाद्वीप और महासागरीय नीतल की उत्पत्ति चतुष्फलक सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया? तो ये लिथियन ग्रीन के द्वारा दिया गया। चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को पृथ्वी से देखा जा सकता है? तो 54% भाग को देखा जा सकता है। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? तो यूरेनस है। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच के वायुमंडल को हटा मान लिया जाए तो आसमान कैसे होगा? काला हो जाएगा, क्योंकि आसमान में गैसें होने के कारण इसका रंग नीला दिखाई देता है। गैसों के प्रभाव को हटाने पर काला हो जाएगा। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई पड़ता है? तो ये आर्कटिक सर्कल के क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। कोई स्थान 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है तो 21 जून को उस स्थान पर कितने घंटे का दिन होगा? वहां पर 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी, क्योंकि 21 जून को वहां पर रात दिन बराबर होगा, इक्विनॉक्स पड़ेगा इसलिए। क्या चंद्रमा क्या चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्रमा पर ही पड़ता है? हाँ, पड़ता है। 2 स्थानों ए और बीच के बीच देशांतर स्थित है। इन दोनों के बीच में क्रमशः 30 डिग्री और 30 डिग्री दक्षिण हो। दोनों में उत्तर दक्षिण यानी दोनों के बीच में अंतर 60 डिग्री का हो जाएगा। तो क्या स्थिति होगी? दोनों का समय, क्योंकि दोनों एक ही देशांतर पर स्थित हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये हुई पृथ्वी, देशांतर हमारा ऐसे चलता है, अक्षांश ऐसे चलता है, तो समय का अंतर देशांतर से देखा जाएगा। अगर एक ही देशांतर पर स्थित हैं दोनों दोनों देश, ये 30 डिग्री हमारा 30 डिग्री नॉर्थ हो गया और ये हमारा 30 डिग्री साउथ हो गया, लेकिन दोनों का समय चूंकि 0 डिग्री से देखा जाएगा, ये समान होगा। ठीक है। सूर्य में काला धब्बा क्या होता है? वह स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होता है, उसे ब्लैक स्पॉट कहते हैं। जब कोई मनुष्य पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है तब संहति अपवर्तित रहती है, किंतु भार शून्य हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भूकक्षातल भूकक्षातल प्लेन ऑफ द ऑर्बिट और भू अक्ष अर्थ एक्सिस का झुकाव कितने प्रतिशत का है? तो ये 66 सही 1/2 अंश झुका हुआ है। सूर्य और चंद्रमा जब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो लघु ज्वार भाटा आता है, और जब दोनों 180 का कोण बनाएंगे तो दीर्घ ज्वार भाटा आएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि ये आपका जो ग्रीनविच मीन टाइम है, इसकी जो डिफरेंस है वो आपकी इलाहाबाद के पास से गुजरती है। अब हम भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के दोनों 5 अंश उत्तर 5 अंश दक्षिण के बीच में स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये विषुवतीय क्षेत्र कहलाता है। इसे डोल्ड्रम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा माना जाता है? तो सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून माना जाता है। फिलीपींस में 4 बजे अपराह्न का समय होता है, उस समय पनामा नहर में क्या होगा? उस समय 4 बजे अपराह्न वहां पर भी होगा, क्योंकि दोनों सेम उसमें स्थित होंगे। कि जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे एपीहीलियन कहते हैं, और जब सबसे पास में होगी तो पेरीहीलियन कहलाता है। इसे हिंदी में अपशौर या उपशौर कहते हैं। पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी के अंतर्गत सापेक्ष घूर्णन करने में लगा समय क्या कहलाता है? ये नक्षत्र दिन कहलाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो ये शिशु लूनर कहलाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का अंतरिक्ष का भाग राशि माला के कितने तारक समूहों का कटिबंध है? 12 समूहों का है। अंतरिक्ष का बिंदु स्थान जहाँ गुरुत्व अपरिवर्तनीय होता है वो सम गुरुत्व पॉइंट कहलाता है, और इसे हम इक्वी ग्रेविस्फीयर बोलते हैं। क्या सूर्य क्या चंद्रमा सूर्य का ग्रह है? नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ये पृथ्वी का उपग्रह है।
और पृथ्वी सूर्य का ग्रह है, ये बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, किसी आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण में दोनों में बराबर समय लगता है तो वो चंद्रमा है। मंगल और बुध के बीच में सूर्य की कक्षाओं के छोटे उनको क्या कहते हैं, तो इन्हें नक्षत्र बोलते हैं। सूर्य के आसपास खगोलीय पिंड जो परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। जिस दौरान दक्षिणी ध्रुव पर रात दिन बराबर होते हैं उस समय को क्या कहते हैं, इसे हम दक्षिणायन कहेंगे। सूर्य अगर ये उत्तर ध्रुव पे बराबर होगा तो उसे उत्तरायण बोलेंगे। सूर्य का व्यास कितना है, तो इसका व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, ये बात आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, तो हमारा जो बुध है वो सूर्य के सबसे निकट है। कौन सा ग्रह शाम का तारा कहलाता है, इवनिंग स्टार, इसे हम शुक्र ग्रह कहते हैं। दो अंतरों के बीच में तारक पिंडों की दूरी को इकाई के रूप में नापा जाता है, ये प्रकाश वर्ष में नापते हैं। जब सूर्य अयन वृत्त पर सीधी किरणें फेंकता है तो इसे क्या कहते हैं, अयनांत सॉल्स्टिक बोलते हैं, ये याद रखेंगे, इसे अयनांत बोलते हैं। अयनांत वर्ष में कितनी बार आता है, 2 बार आता है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रथम वैज्ञानिक प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो कास्टे द बफन के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में पहली बार वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन दिया गया। काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। 180 अंश मध्यांश से काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, इसे हम अंतरराष्ट्रीय रेखा बोलते हैं। सौर्य दिन क्रमिक अवसरों के बीच में समय अंतराल है जब सूर्य किसी निश्चित स्थान पर ठीक ऊपर होता है, ये 12 बजे का समय होता है और इसे हम सूर्य दिन क्रमिक अवसर बोलते हैं। विश्वस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई को जानने का प्रयास इराटोथेनीस ने किया। यूरेनस के 15 उपग्रह हैं। कौन सा महत्वपूर्ण ग्रह है जहां वायुमंडल का अस्तित्व है, तो मंगल में वायुमंडल का अस्तित्व पाया जाता है। किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाला पिंड उपग्रह कहलाता है, ग्रह के चारों ओर उपग्रह घूमेंगे, ये बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नक्षत्र सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं, तो ये मंगल और बुध में घूमते हैं। 60.5 डिग्री दक्षांश को क्या कहते हैं, इसे अंटार्कटिक व्रत कहते हैं। अगर यही हमारा उत्तरी अक्षांश होता तो इसे हम आर्कटिक व्रत कहते हैं, आर्कटिक। किसी स्थान का वह समय जो पूरे देश में निश्चित होता है उसे हम मानक समय कहते हैं। ध्रुवों के बीच में गुजरने वाले पृथ्वी के चारों ओर की काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। मौसम में परिवर्तन किसका परिणाम है, पृथ्वी का परिणाम है। ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी से नहीं दिखता है वह सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है, 6 माह की होती है। 6 माह दिन और 6 माह रात ध्रुवों पर होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है वो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम धुरी कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। दो ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को हम मध्याह्न रेखा कहते हैं। रात दिन जब बराबर होते हैं तो उसे हम विषुव बोलते हैं। पृथ्वी की परिधि 40,075 की, सूर्य की दूरी 9,28,97,415 मील है। मेरिडियन उस भूमध्य रेखा के किस कोण को काटता हुआ काल्पनिक वृत्त पे मिलता है, तो ये मेरिडियन हमेशा समकोण पर मिलता है। पृथ्वी की उत्पत्ति में ज्वारीय परिकल्पना द्वैतवादी समूह की परिकल्पना है। द्वैतवादी समूह ने इस बात पे की थी, यूरेनस के द्वारा खोज की गई थी, विलियम हर्सले के द्वारा। यूरेनस की खोज विलियम हर्सले द्वारा 1781 में की गई। पृथ्वी का विषुवतीय रेखीय व्यास कितना, बृहस्पति का विषुवत रेखीय व्यास कितना है, तो इसका विषुवत रेखीय व्यास आपका 1,42,880 किलोमीटर है। बृहस्पति का ध्रुवीय व्यास कितना होता है, 1,33,540 किलोमीटर है। मध्याह्न रेखाएं कितनी है, 360 है, इन्हें बृहद वृत्त कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हुए परिक्रमा 365 1/4 यानी चौथाई दिन और लेकर के करती है। पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में दुर्बलता मंडल है, इसकी मोटाई लगभग 100 से 400 किलोमीटर की है। तरल पदार्थों से न होकर गुजरने वाली भूकंप लहरें एल वेव हैं। एल वेव तरल पदार्थों से लेकर के नहीं मूव कर पाती। व्हाइट ऑफ द अर्थ मेंटल को कहा गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत भूकंप विज्ञान है। पृथ्वी के कोर से भूकंपीय तरंगें गुजरती हैं तो स्थिति क्या होती है, वे अपरिवर्तित हो जाती हैं। संपूर्ण विश्व के भूगर्भिक अभिलेखों का वर्गीकरण भूगर्भिक अभिलेखों के आधार पर किया जाता है। यूरोप के आधार पर चट्टानों की प्रकृति धरातल के नीचे दबाव के कारण रूपांतरण होता है, ये स्थैतिक रूपांतरण होता है। पृथ्वी की अनुमानित आयु 400 करोड़ वर्ष है। ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म और तरल मैग्मा पृथ्वी के भाग से बाहर आता है, इसे हम सीमा कहते हैं। पृथ्वी के अंतर्जात बलों पृथ्वी के अंदर अंतर्जात बलों एंडोजेनिक फोर्सेस का स्रोत क्या है, पृथ्वी की ऊर्जा की विद्यमानता। धरातल के नीचे विभिन्न स्तंभों का धरातल बराबर होता है जबकि गहराई में भिन्नता होती है, तो ये संतुलन हमारा जॉर्ज एयरी का कथन है। भूस्खलन के कारण पृथ्वी के अंतभाग पे ठंडे होने के कारण उत्पन्न दबाव हो जाता है।
पृथ्वी की बाहरी कोर में मैग्नीशियम और सिलिका है। इसे 3 भागों में इसे सियाल, बीच में सीमा और लास्ट में निफ़े के रूप में जाना गया है। क्या ऑक्सीजन और सिलिकॉन लौह तत्व पृथ्वी से संबंध रखते हैं? हाँ, ये पृथ्वी से संबंध रखते हैं।